अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें आज तारीख 6 दिसंबर 2021 सोमवार के रोज एसडीपीआई परभणी शाखा की ओर से स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब धरना आंदोलन के मैदान पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय एसडीपीआई के पदाधिकारी के साथ साथ उन्हें समर्थन देते हुए मुश्फिक खान मित्र मंडल के पदाधिकारी और मुश्फिक खान इस समय मौजूद। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जब तक सही फैसला आता नहीं, जब तक हम इंशाल्लाह उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह से कि जब शहादत हुई थी मस्जिद की, और जिस तरह से लोग शहीद हुए लाखों की तादाद में मुसलमान, तो उसको भुला नहीं सकते। इंसाफ होगा इंशाल्लाह, ज़रूर होगा। और हम इंशाल्लाह मस्जिद तो वहीं बनेंगी इंशाल्लाह, और सही फैसले का इंतज़ार इंशाल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह रास्ते हम और करेंगे इंशाल्लाह। हमारा ये मानना है कि हमारा एक स्लोगन है, हम भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी के पे हम विश्वास रखते थे। हम इसी तरह है ना, हर साल, पिछले साल भी हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया था, और बड़े एक गर्मा गर्म माहौल में हमने इस तरह का प्रोटेस्ट किया था पिछले साल में। तो इससे हम क्या करना चाहते हैं कि हर साल हमारी मेमोरी को हम है ना लॉस बताना चाहते हैं, कि हमारे नस्ल को देना चाहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद थी और उसको है ना गैर संवैधानिक तरीके से उसको ढाया गया, शहीद किया गया, और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर फसादात किए गए, और उसके अंदर राजनीतिक रोटियां सेकी गई, और उसके बलबूते के ऊपर आज भी राजनीति की जा रही है, और हुकूमत में आया जा रहा है, और हुकूमत की जा रही है। तो हम हमारे लोगों को ये भी कहना चाहते हैं कि हम खौफ से आज़ाद होना चाहिए। हम जब तक के संविधान के ताल्लुक़ से मालूमात नहीं लेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को जब तक जानेंगे नहीं, हम कैसा है कि हम उस खौफ से कैसा बाहर आएंगे। हाँ, ये है कि हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो इस दिन को याद रखते हैं, क्योंकि ये हमारी चीज़ थी, हमारी है, और हमारी ता क़यामत तक के रहेंगी इंशाल्लाह। तो हम हर साल ये याद दिलाते हैं, चाहे हमारे पास कोई आओ या ना हो, हम अल्हम्दुलिल्लाह दिलाते रहेंगे। और हम ये जानते हैं कि कुछ दिनों के बाद इस ग्राउंड के हमारा दिल्ली का अगर से आज़ाद मैदान, मुंबई का आज़ाद मैदान भी अगर से, और दिल्ली का जंतर मंतर मैदान भी हमारे लिए कम पड़ेगा। इतने लोग हमारे साथ आएंगे इंशाल्लाह। हम इसके वास्ते जद्दोजहद करते रहेंगे। और एक चीज़, बाबरी मस्जिद को गिराना एक मज़हबी मसला भी नहीं है, ये एक सियासी मसला है, और हम इसको सियासी मसले से, सियासी तौर पर इसको हल करना चाहिए। और हम सियासी और कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और क़ानून को लेकर हम इसको हल करेंगे इंशाल्लाह। फ्यूचर के अंदर हम उसके वास्ते कोशिश भी करते रहेंगे, और हम इसके वास्ते हम हमेशा डटे रहेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, never miss an update. 65वें महापरिनिर्वाण दिन के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले के करीब अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समय तथागत भगवान गौतम बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके प्रतिमा का पूजन कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके पुतले को पुष्पमालाएं अर्पण की गई। समय जिला अध्यक्ष विश्वनाथ झोड़पे, समता सैनिक दल के मेजर जनरल आनंदा भैरजे, जिला सर चिटनीस बाबा साहब धवाले, अशोक कामड़े, डीके टोम्पे, एनजी गोधम आदि की हाजिरी में मान्यगणों ने मानवंदना दी। इस समय पीवी वाघमारे, यूके सुतारे, एम भरने, पोटफोड़े, नामदेव ढेपे, पीएल वानखेड़े, डीएन बहादुर, पंडित तुप समुद्रे, अनिल कोकरे, एकनाथ कुरवारे आदि हाजिर थे। बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों पर कार्रवाई की जाए, कांग्रेस ओबीसी सेल परभणी की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति को दिया निवेदन। आज तारीख 6 दिसंबर 2021 सोमवार के रोज कांग्रेस ओबीसी सेल परभणी की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति को निवेदन दिया गया। उसमें कहा है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। इस घटना का सभी भारतवासी की ओर से निषेध किया जाता है। इस कलंक को मिटाने के लिए बाबरी मस्जिद उसी जगह पर दोबारा बनाई जाए, इस तरह से अन्य बातें बताते हुए मांग की गई है। इस निवेदन पर मनपा सभागृह नेता सैयद समीर उर्फ माजुलाला, ओबीसी कांग्रेस शहर अध्यक्ष शेख मोहसिन बागवान, मनपा सदस्य इमरान हुसैनी, साथी सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष बशीर अहमद, मौलाना मुजीब दहलवी, टीपू सुल्तान संस्था के संस्थापक अध्यक्ष शेख इस्माइल, सजुलाला मित्र मंडल के आसिफ लाला, तारा फाउंडेशन के अध्यक्ष मोहसिन सुल्तान आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। 29 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को इस मुल्क के अंदर कानून के साथ एक खेल खेला गया था, और हिंदुस्तान के शरपसंद लोगों ने आज से 29 साल पहले हिंदुस्तान के कानून का मजाक बनाते हुए हज़ारों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। और उसका अलमिया ये है कि आज 29 साल गुजरने के बावजूद भी इस मुल्क के अंदर कानून को जिस तरह से काम करना था वो काम नहीं हो सका, और मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिला। लेकिन हमें फिर भी इस उम्मीद है अदलिया पर
कि आने वाले वक्त में हमारी बात को, इस मुल्क के मुसलमानों को, इंसानियत नवाज लोगों की बातों को सुनकर इस मुल्क के अंदर कानून अपना काम करेगा और ज़रूर इंसाफ मुसलमानों को मिलेगा और एक ना एक दिन ज़रूर इंशाअल्लाह ये बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई थी वो दोबारा बनेंगी। इसी ताल्लुक़ से आज हमारे परभनी के मोहसिन भाई की क़ियादत में और जनाब सज्जुल आला मित्र मंडल के सरपरस्त माजुल आला साहब की सरपरस्ती में आज हमने ज़िला कलेक्टर के ज़रिए से मुल्क के प्रेसिडेंट को एक लेटर भेजा है, निवेदन दिया है और हमारी जो मांग है उसको हमने वहाँ तक के पहुँचाने की कोशिश की है। हम परभनी के ऐसे जानी मानी शख्सियत के पास आए हुए जिनका नाम एक जिसको खुद नगर पालिका थी उसको दोनों चुनकर आए थे, रंजीत भैया गंगाड़े। हम उनकी मुलाकात आज हमारे व्यूअर्स और दर्शकों के सामने इसलिए ला रहे हैं कि प्रभाग के लोग वो याद कर रहे हैं उनके काम को और उनके कार्य को, इसलिए हम उनके पास आए हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई भैया आज वो जनता तुमको याद कर रही है जो जिन रास्तों को देखकर लोग ये बोलते थे कि रंजीत भैया गंगाड़े ने काम किया है, लेकिन आज वो रास्ते ही नहीं दिखाई देते और गायब हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको मैदान में आना है, ऐसा जनता और व्यूअर्स का हमारे कहना है। इसमें आप हमारे जनता और वो व्यूअर्स को बताइए कि आप किस तरीके से नीति लेकर प्रवेश करेंगे मैदान में या फिर जनता को आपको ज़बरदस्ती लाना पड़ेगा। वनीची प्रभाग रचना अजून झालेली नाही आहे। प्रभाग रचना झाल्यानंतर त्याच्यात कोणचे कार्ड पडतात म्हणजे SC OBC ओपन महिला, त्याच्यानंतर निवडणुकीबाबत बोलण्यात अर्थ राहील। लेकिन जनता आपको यहाँ की चाहती है, वो कार्ड का आपके सामने विषय रहा। हाँ। लेकिन जनता आपके मान को और मर्तबे को रखती है। यहाँ के वार्ड के लोग जो है आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आपके बारे को जो है तो रंजीत भैया गंगाड़े के ही घर से होना। जनता का पूरा विचार करके अपन उनको सहकार्य करेंगे, जनता का काम करने का है। जिस तरह आपने वार्ड में यहाँ पर जब इतिहास रचा था, हाँ। जब आप इलेक्शन लड़े थे, हाँ। आपके पास दोनों दिग्गज नेताओं ने आकर आपको जो तो यहाँ पर समर्थन देते हुए हाँ। सब चीज़ की थी, जिसमें सुरेश राव जी वरपुलकर भी है और बोडीकर साहब भी है। हाँ। आज ये दोनों भी अलग अलग पक्षों में खड़े हुए हैं और आप राष्ट्रवादी कांग्रेस से उस समय जुड़े हुए थे। हाँ। आज भी जुड़े हुए हैं। हाँ। ऐसा हमको समझ में आता है। बरोबर। लेकिन आज की जो मामला है, हालात है, हाँ। ये देखते हुए महानगर पालिका पर आपका किस तरीके से वर्चस्व यहाँ के जनता के लिए देंगे आप? अभी बोलने को कुछ आ रहा नहीं उसमें, क्योंकि अभी प्रभाग रचना नहीं है। और प्रभाग रचना नहीं है, कौन सी मेजॉरिटी आती, कौन आता, अभी फिर यहाँ किसकी मेजॉरिटी आती, किसको कौन कैंडिडेट आता, उसके ऊपर फिर बात करने को मजा आएगी। नहीं, अपने घर से रहेगा क्या? अपने घर से कैंडिडेट इस वक्त रहेगा, ये बारी को इस वक्त अपना कैंडिडेट रहेगा। क्या जनता की जो अपेक्षा है, जनता को पूछ के जनता के साथ मीटिंग लेके अपन ठहराएंगे कि आदमी खड़ा कर, बच्चा खड़ा रहेगा, अपन खड़े रहेंगे, कोई तो भी खड़ा रहेगा इस वक्त। ये बारी को तय है। तय जिस बात को ठान लेते हैं उसके ऊपर तय करते हैं। ये रंजीत भैया गंगाड़े की भी वही खासियत है। लेकिन आज जो आप अपने जो तो खेती में मग्न रहते हुए जिस तरह समाज कार्य से जो यहाँ के लोग आए, आदाब की नहीं आपके चेहरे को देखने को तरस रहे, वो वक्त कब आएगा? इलेक्शन आने दो, वक्त आ जाएगा बराबर टाइम पे, जरूर टाइम पे आने वाला है वक्त। जनता आपको देखना चाह रही है अभी। बिल्कुल, इलेक्शन तो होने दो, इलेक्शन होने, इलेक्शन 3 महीने और आगे बढ़े बोल के मालूम हो रहा। अब इलेक्शन कब होते उसके ऊपर तो अभी अपना कार्य किस तरह से बोले तो शुरू अपना काम समाज कार्य करते रहने का काम है। इलेक्शन बाद में, राजकारण बाद में। बिल्कुल। हाँ, पहला काम समाज कार्य। जो आपके पीरियड में जो काम किए गए थे तो कौन से काम थे? हाँ, मेरे पीरियड में मैंने आमदार फंड या खासदार फंड कुछ भी नहीं लेते वक्त अपने वार्ड में कम से 1 कोटी के 1.25 कोटी के ऊपर काम नगर पालिका फंड में से मैंने करा था। अगर नगर सेवक बोलता कि नगर पालिका में से काम नहीं होता है तो काउंसलर ने इलेक्शन नहीं लड़ना। काउंसिल का अगर लोगों की नुकसान मत करो, अगर तुम्हारे को तुम्हारे वार्ड का काम करने में इंटरेस्ट है और तुम काम कर सकते हैं तो तुम इलेक्शन खेलो, चुन के आओ और लोगों का काम करो। अगर आपसे होता नहीं तो लोगों की भी नुकसान मत करो। आपके पीरियड में एक प्रभाग बड़ा था, अब उसके हिस्से होते हुए 6 वार्डों में बदल गया है ये। तो जो काम आपके पास, जो रास्तों के काम आपके पीरियड में होते, कौन से रास्ते के आपको ध्यान में उस समय के और जुड़े हुए? मेरे पीरियड में दरगाह रोड का काम हो गया था, पेड़गांव रोड का हो गया था और अंदर छोटे छोटे मोहल्ले में हो गए थे काम। नगर बल्दिया में काम बहुत छोटे रहते, काम कौन सा रहता बल्दिया में? नगर पालिका में तुम्हारे रोड, नाली, लाइट, ये काम रहते, सफाई।
क्या अब इसमें अगर तुम्हारे से कामज नहीं बन रहे तो काउंसलर ने खुद ने सोचना, कैंडिडेट ने, क्या अपन कर सकते, क्या अपन अगर कर सकते तो खड़े रह जाओ। अगर आपने से होता नहीं तो फिर इलेक्शन मत लड़ो, लोगों की नुकसान मत करो। वही देखकर आज वही देख के इरादा तो हो रहा लोगों की, सबकी ये हो रही कि खड़े रह जाओ, देखिए क्या होता। आपकी सबका आशीर्वाद रहा तो खड़े रह जाएंगे। आज फिर भी कुछ बातें गुलदस्ते में रखते हुए रंजीत भैया गंगाड़े हमारे से उतने खुलकर बात नहीं कर रहे। हमारे व्यूअर्स और दर्शक को हम उनके सामने खुला करेंगे, लेकिन ये बात तो तय हो चुकी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से या फिर किसी न किसी तरीके से रंजीत भैया गंगाड़े या गंगाड़े फेमर तरफ से अपन खड़े रहेंगे, कौन से भी सेक्युलर पार्टी की तरफ से अपन खड़े रहेंगे, कौन से भी बोल तो जातिवादी पार्टी की तरफ से अपन खड़े नहीं रहने वाले, सेक्युलर पार्टी से अपन खड़े रहेंगे। आखिर एक लफ्ज़ को उन्होंने बता ही दिया कि सेकुलर पार्टी से वो खड़े रहेंगे। ये तय है कि गंगाड़े भैया के घर से एक कैंडिडेट उम्मीदवार बिल्कुल रहेगा। ये बात हमने आपके सामने व्यूअर्स और दर्शकों को जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश को हमने लाकर खड़े किए। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। महीने के बाद परभनी आगर से 7 लाल परी निकली, यात्रियों का कम सहयोग। आज तारीख 6 दिसंबर 2021 सोमवार के रोज परभनी आगर से 7 बस चालू हुए हैं, जिसमें 14 कर्मचारियों ने काम पर आते हुए 7 ड्राइवर 7 कंडक्टर शामिल है। तकरीबन 1 महीने के बाद ये बस चालू हुए हैं, लेकिन यात्रियों का इन चालू बसों में आते हुए प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है। एसटी महामंडल को शासन में विलीनीकरण करे मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आज 6 दिसंबर 2021 सोमवार के रोज आगर से सेलू, जिंतूर, गंगाखेड़, पाथरी, हिंगोली, सोनपेट, बसमत इन रास्तों पर गाड़ियां छोड़े गए हैं। गाड़ियां छोड़ते समय कानून और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण ना हो, इसलिए पुलिस की सुरक्षा ली गई है। तो खुद विभाग नियंत्रक तेश्वर जोशी और आगर प्रमुख दयानंद पाटिल ये परभनी आगर में हाजिर थे। तारीख 6 दिसंबर 2021 सोमवार के रोज परभनी जिले में कुल जमाती उल्फाक की ओर से और विभिन्न संस्थाओं की ओर से परभनी जिला कलेक्टर द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को निवेदन द्वारा मांग की गई है कि बाबरी मस्जिद को दोबारा वहीं पर बनाया जाए और उसकी जमीन उसको सुपुर्द की जाए। इस निवेदन पर मौलाना रफीउद्दीन अशरफी, खादर, मुफ्ती जहांगीर नदवी, एडवोकेट एम ए बेग, एडवोकेट आसिफ पटेल, जकीउद्दीन खतीब, वहीद पटेल, खारी मुजीबुर रहमान, साजिद बेग, अतीक अहमद, सिद्दीक अहमद, एडवोकेट इम्तियाज खान, गुलाम मोहम्मद मिट्टू, जाफर खान, शेख अखिल, यसीम अली पाशा, उबैद, गुलमीर खान आदि के नाम मौजूद है। आज परभनी ज़िले में कुल जमाती विफाक की तरफ से, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो हमारे समाज के संस्था है, NGOs है, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सब ने मिलाकर 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, उद्ध्वस्त किया गया, उसके अगेंस्ट में, उसके निषेध में हम कलेक्टर ऑफिस में आकर एक निवेदन दिए हैं। वो निवेदन में ये हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये डिमांड किया है कि ये बाबरी मस्जिद अभी 1.5 साल पहले जो लैंड नॉन मुस्लिम को मंदिर के बनाने के लिए कोर्ट ने दिया, वो डिसीज़न में खुद उस बेंच ने ये एडमिट किया, ये मान लिया कि ये बाबरी मस्जिद का लैंड पिछले 500 साल से मस्जिद है और 1949 में एडमिट करते हुए कोर्ट ये बोल रहा है अपने डिसीजन में कि वहाँ रातों रात मूर्ति रख दी गई। फिर उसके बाद जो 92 में उसको उद्ध्वस्त किया गया, कोर्ट का डिसीज़न फिर सारी बेंच यही बोलती है कि वो बेंच का कहना है कि यकीनन वो 92 में जिसने भी शहीद किया, वो ढांचा गिराया, बाबरी मस्जिद को गिराया, वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है, वो अच्छा नहीं है। इतने सारे सबूत कोर्ट एडमिट करने के बाद भी फिर उनके जजमेंट का कलम कुछ अलग गया और भारतीय आस्था की बुनियाद पर उन्होंने ये लैंड किसी दूसरे इसको दे दिया और मस्जिद वहाँ नहीं बनेगी, ऐसा बताया। 7 दिसंबर 2021 मंगलवार के रोज महानगर पालिका की जीबी की मीटिंग ठहराई गई है। इस जीबी की मीटिंग में घड़ा जंगी होने की जानकारी मिल रही है। जिस तरह से पूरे साल 5 साल होने के करीब आ चुके हैं, जीबी की मीटिंग में जो कामें की जाती है, उसको जो मान्यता मिलती है, उसमें आज खास तौर पर यह बात रखी गई है कि 81 गाले यानी कि 81 दुकानों की हरासी जो है तो जीबी की मीटिंग में ठहराव में पास होने वाली है। उसी के साथ साथ हमें यह भी जानकारी मिली है कि नटराज रंग मंदिर इसे जो तो 29 साल के लिए किराए पर दिया जा रहा है, यानी कि ठोक बेसिक पर वैयक्तिक उस व्यक्ति के साथ 29 साल के लिए ये नटराज रंग मंदिर दिया जाएगा।
उसी के साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर जो तो खड़ा जंगी होने की आसार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विरोधी पक्ष के गठ नेता और विरोधी पक्ष नेता ये आप किस तरीके से यहाँ पर भूमिका निभाते हैं, ये तो आने वाला समय कल बताने वाला ही है। लेकिन उससे पहले वो जनता जागरूक हो जाए और 11 बजे होने वाली जीबी के मीटिंग में जिस तरीके से मुद्दे रखे गए हैं, जो मामले रखे गए हैं, कौन से इलाके में कितने काम होंगे, इसको लेकर कौन सा नगर सेवक कितना वर्चस्व बिताएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिसके अंदर इस 5 साल के दरमियान जो कामें की गई है, जो जीबी की मीटिंग हुई है, ये अभी तक सुस्ती में की गई थी, ताकि मिलजुल का कार्यक्रम किया जाए। आओ चोरो बांधो वाला, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये हालत की स्थिति दिखाई दे रही थी। लेकिन अब इलेक्शन करीब आ चुके हैं और मुंह पर कगार पर आने के बाद जनता को हम क्या जवाब दे, इसके लिए हर वार्ड में देखे तो खड्डे में रास्ता, रास्ते में खड्डा, नालियों की देखे तो इस तरीके से गंदगी की हालत, और वहां के देखेंगे तो स्वच्छता का मामला 3 तरह का दिखाई देता है। आने वाली घंटा गाड़ियां कई दिनों तक गायब रहते हैं, अचानक आ जाते हैं और बताने पर यह बात पता चलती है कि इसका डीजल खत्म हो गया था या इंजन खराब हो गया था। ऐसे गाड़ियों के विशेष कारण बताई जाती है। आप इन सब मुद्दों को लेकर जनता इन पर जो रोष जता रही है, वो रोष आने वाले जीबी यानी कि 7 दिसंबर मंगलवार के रोज किस तरह से कौन सा नगर सेवक अपने तरफ कितना फंड और रिफंड ये किस तरह खींच कर लाता है, ये देखने को मिलने वाला है। जो वृद्ध साहित्यिक कलाकार का मानधन जो बैंक में आया हुआ है, उनके खातों में जमा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर हमारे वृद्ध साहित्यिक कलावंतों के समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अशोक राव जी जोंधड़े, इनसे मुलाकात लेने को आए हुए कि आज जो कलाकारों को मानधन मिला है, ये कोरोना काल में जो लोग परेशान रहे हैं, उसके बारे में किस तरीके से गतिविधियाँ हुई और तमाम इन कलाकारों को जो आज मानधन आया है, वो मानधन के बारे में हम हमारे यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक जी जोंधड़े, इनसे पूरी मालूमात हमारे व्यूअर्स और दर्शक को देने के लिए उनके पास आए हुए हैं। जोंधड़े जी, आपके हमारे महानगर न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, हमारे व्यूअर्स और दर्शकों का और उन कलाकारों को ये बताइए कि आपके पास जो मानधन आया हुआ है, लेकिन ये अगर से कोरोना काल में आ जा रहा तो और उनके लिए बेहतर हो रहा, इसके बारे में आप क्या वहाँ पे कठिनाइयाँ आई, इसके बारे में सविस्तर बताइए। देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि ये जो मानधन कमेटी की सदस्यों की नियुक्तियां होती है, अपॉइंटमेंट्स, ये पालक मंत्री के हाथों होती है। अच्छा। और ये पूरी तरह से अशासकीय समिति है। अच्छा। अब कुछ टेक्निकल वजह से लेट हो गए, 18-19 की कमेटी नहीं हुई, अभी कमेटी नहीं हुई पूरी, 19-20 में हुई। अच्छा। मेरी फरवरी में अपॉइंटमेंट हो गई जी, तो 2 साल का काम करना पड़ा। 18-19 के भी कलाकारों का चयन करना पड़ा, सिलेक्शन, और 19-20 का भी करना पड़ा। अच्छा। तो कुछ कोरोना काल की वजह से लेट हो गया। आपकी बात सही है कि कोरोना काल में कलाकारों को मानधन मिलना चाहिए था, लेकिन कमेटी नहीं हुई तो कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा। शासन भी कुछ नहीं कर सकता, ज़िला परिषद भी कुछ नहीं कर सकता, कमेटी नहीं है तो क्या करेंगे फिर। लेकिन कमेटी बन गई और हमारे हाथों जो कलाकार चुने गए हैं उनको मानधन मिल गया है। मुझे लगता है ये परभनी के लिए, परभनी वासियों के लिए और कलाकारों के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उनका हक है, वो कलाकार हैं जो देहातों में रहते हैं, सारे प्रसिद्धि माध्यम से वंचित है, दूर है, उनको उनकी कला की सराहना करते हुए वो सही कलाकार है यह सब देखकर उनका चयन किया जाता है और ऐसे ही कलाकारों को न्याय देने का काम ये कमेटी करती है। और कमेटी जो निर्णय लेती है वो अंतिम निर्णय होता है, ऐसा जहाँ तक मेरी जानकारी है। अभी हमारे व्यूअर्स और दर्शक ये देखने की उत्सुकता में है कि ऐसे हमारे कई कलाकार हैं जिन्होंने बॉम्बई से लेकर नेशनल लेवल तक अपने सर्टिफिकेट हासिल किए हुए, लेकिन वो इस मानधन से वंचित हैं, उनके लिए आप क्या अपील करेंगे? जो लोग वंचित है मानधन से, मैं समझता हूँ उनको तो न्याय मिलना चाहिए। अब जो कलाकार हैं, नाटककार है, कोई अभिनय करता है, कोई रंगभूषा करता है, कोई गाता है, कोई नाट्य अभिनय करता है रंगमंच पर, तो वो भी कलाकार हैं। जो देहातों में लोक कलाकार हैं वो भी कलाकार हैं, उनको भी न्याय मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग जो साहित्यिक है, जो कलाकार हैं, तो उनको जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से, ज़िला परिषद की ओर से, ये मानधन कमेटी के माध्यम से उनको A, B और C ये 3 श्रेणी में उनको उनका चयन किया जाता है, उनका ग्रेडिंग किया जाता है कि ये ग्रेड के कलाकार है, ये B ग्रेड के कलाकार है,
ये सी ग्रेड के कलाकार हैं। और जो महाराष्ट्र के बाहर, राज्य के बाहर, भारत भर घूमते हैं, भारत के बाहर जिनके कार्यक्रम होते हैं, अपनी कला का प्रस्तुतिकरण वो करते हैं, उनके लिए ग्रेड अलग है। आकाशवाणी के कलाकार, दूरदर्शन के कलाकार, उनका ग्रेड अलग है। ऐसा ग्रेडिंग करते हुए इन कलाकारों का चयन होता है और उनको मानधन गवर्नमेंट की ओर से पास किया जाता है। ये मानधन कमेटी की ओर से ये कुल 9-10 लोगों की कमेटी है। उसमें अध्यक्ष है, पहले अध्यक्ष था। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसमें उपाध्यक्ष पद एक डाल दिया है। मान लो किसी कारण अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो अध्यक्ष काम चलाएगा। उसमें प्रोविजन है कि अध्यक्ष किसी काम की वजह से कमेटी में काम नहीं कर सकता है या समय नहीं दे सकता है तो उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सदस्य सचिव मानधन कमेटी का, वो उसमें से किसी भी सीनियर कलाकार को अध्यक्ष बनाकर कमेटी का कामकाज शुरू करेगा और मानधन की प्रक्रिया पूरी करेगा। यानी काम रुकता नहीं है। यानी देखना यह है कि इसमें केंद्र बिंदु कौन सा है? कलाकार है। कलाकार को न्याय मिलना चाहिए, उसके खाते में वो पैसे उसको मिलने चाहिए, उसके हक के पैसे वो मिलने चाहिए। और ये अशासकीय कमेटी उसका चयन करके ये उसको न्याय देने का काम करती है। और कमेटी का निर्णय यह अंतिम निर्णय है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जीआर में है कि कमेटी जो निर्णय लेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी, उस पर कोई सुनवाई नहीं करेगी। ये भी प्रस्ताव जिला परिषद में पंचायत समिति के माध्यम से आते हैं, जिला स्तर से, अलग अलग तहसील से, वो सब सामने रखते हुए ये 10 सदस्य, उसमें सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, विभागीय कार्य संचालनालय औरंगाबाद, नागपुर और जिला परिषद के सदस्य सचिव और पंचायत समिति के एक प्रतिनिधि, कुल मिलाकर इतने लोग वो चयन समिति में रहते हैं। अकेला कोई सदस्य उसका चयन नहीं करता है, ये सब लोग उसमें रहते हैं। इसलिए किसी कलाकार पर अन्याय हुआ है ऐसा हो नहीं सकता। अब कुछ लोग बोलते हैं हम पर अन्याय हो गया, उसको क्या करें? मान लीजिए कि 400 प्रस्ताव आए हुए हैं और 400 प्रस्ताव में से 100 प्रस्ताव पास हो गए, तो 300 लोग तो कहने वाले हैं कि हमारे पे अन्याय हो गया। लेकिन मैं कहूँगा कि उन पर अन्याय नहीं हुआ है। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम उनको न्याय देने का काम बराबर करेंगे। हम कटिबद्ध हैं, पहले उनको प्रेफरेंस देंगे, फिर नए लोगों को देखेंगे। लेकिन ये 300 में से जो रह गए हैं पिछले वर्ष, उनको पहले प्रायोरिटी देने का काम ये कमेटी ज़रूर करेगी और उनको न्याय देगी। इसलिए कोई नाराज़, कोई खफा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेटी निष्पक्ष रूप से अपना काम करती है, तो उसको सहयोग दें, उसको सहायता दें, कि सहायता पर ही ये कमेटी अच्छी तरह से काम कर सकती है। सर, ये जो आपके पास जो चयन कमेटी है, तो यहाँ पर हमारे व्यूअर्स और दर्शक और कलाकारों को हम ये आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि भाई ये आपके जो फॉर्म भरे जाते हैं, उनके कलाकारों के जो मानधन के फॉर्म लिए जाते हैं, उसको कुछ अवधि रहता है या फिर किस तरीके से उनको देने का आह्वान, जो फॉर्म देने के जो वंचित रह चुके हैं उन लोगों ने किस तरीके से आपसे अप्रोच होना चाहिए, इसके बारे में हमारे? नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है कि देखिए, यह प्रस्ताव जिला परिषद से पत्र जाता है जी, हर पंचायत समिति को, ज़िले के हर पंचायत समिति को पत्र जाता है कि आप जो है यह पत्र के माध्यम से अपने तहसील के जो देहातों के कलाकार हैं जी, फिर वो गायक हो, वादक हो, कीर्तनकार हो या भजन गायक हो, लोक कलाकार हैं, साहित्यिक है, कवि है, लेखक है, इनके प्रस्ताव मंगाइए। और ये प्रस्ताव जो है ज़िला परिषद समाज कल्याण को एक अवधि के भीतर 15-20 दिन का अवधि दिया जाता है, उसमें जो है आप प्रस्तुत कीजिए या दाखिल कीजिए। और उसमें कैसा है कि प्रस्ताव में वो कलाकार होना चाहिए जी। वो गायक है तो उसके गायक के प्रमाण पत्र, मान पत्र, सम्मान पत्र, वो आकाशवाणी कलाकार है तो आकाशवाणी के वो सारे कागजात उसको लगने चाहिए, उसके फोटोग्राफ लगने चाहिए, उसने कहाँ कहाँ पर कार्यक्रम दिए हैं, ज़िले में दिए हैं, राज्य में दिए हैं, राज्य के बाहर दिए हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वो प्रस्ताव में आने चाहिए। और सिफारिश पत्र वगैरह सब उसमें रहते हैं। कमेटी ये सब बातों को देखती है कि ये कौन से कैटेगरी में बैठता है, अच्छा, क में बैठता है, ब में बैठता है कि अ में बैठता है। वो नेशनल लेवल का कलाकार है तो फिर अ में बैठेगा, अच्छा, राज्य का है तो ब में बैठेगा। इस तरह आकाशवाणी दूरदर्शन का कलाकार है
तो वो हिसाब से जो है उसको न्याय देने का काम ये कमेटी करती है। दूसरी बात ऐसी है कि जो फिजिकल हैंडीकैप है, विकलांग है, अपंग है, उसको उम्र की यानी एज की अट नहीं है, कोई नियम नहीं है, वो नियम शिथिल है। लेकिन जो स्वस्थ कलाकार है उसको उम्र के 50 साल के ऊपर का वो होना चाहिए, 50 या 50 के ऊपर, तो वो मानधन के लिए पात्र है। ये फॉर्म भरने की समय सीमा कौन से महीने में? ये लगभग दिसंबर में होती है। तो दिसंबर जनवरी तक ये फॉर्म आनी चाहिए और उसके चयन का काम, वो सिलेक्शन का काम उसमें हो जाता है। तो पहले कलाकारों की जो लिमिट थी ज़िला लेवल पर वो 60 की थी। तो 60 कलाकार यानी बहुत कम थे, तो 60 से 40 बढ़ा दिए, अभी 100 की लिमिट की हुई है। अभी 100 लोक कलाकारों का चयन वृद्ध साहित्यिक कलाकार के मानधन का चयन का काम ये कमेटी के थ्रू होता है। 100 लोगों का 200 कलाकारों को, साहित्य को जो मानधन मिला है सर, तो इसका मतलब ये 2 साल से रुके हुए, अब ये 2022 में जो मामला आएगा उसमें साहित्यकारों कलाकारों की संख्या बढ़ेगी, इसके बारे में कोई प्रस्ताव आपके दिमाग में? और उसी के साथ साथ मानधन की बढ़ाने की कुछ प्रक्रिया दिमाग में? मानधन में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसका भी जो है शासन की ओर प्रस्ताव दिया गया है कि ये मानधन बहुत कम है, मानधन बढ़ा के देना चाहिए। एक और हम आने वाले कमेटी में एक प्रस्ताव गवर्नमेंट को भेजने वाले हैं कि आपने जो ज़िला स्तर पर ये 100 लोगों की लिमिट दी है, वृद्ध साहित्यिक कलाकार मानधन निवड़ समिति के अंतर्गत जो 100 लोगों का लिमिट दिया है वो भी बहुत अल्प मात्रा में है, कम मात्रा में। कम से कम उसमें और 50 लोग बढ़ने चाहिए, तो हर साल कम से कम 150 कलाकार तो उसमें चयनित होने चाहिए, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। तो हम ये गवर्नमेंट को प्रस्ताव देने वाले हैं। ये गवर्नमेंट के तरफ, महाराष्ट्र राज्य सरकार की तरफ, हर संगठन की ओर से यदि प्रस्ताव जाता है तो मुझे लगता है कि शासन भी इस पर जो है सकारात्मक चर्चा करेगी, क्योंकि ये कलाकार है, ये कलाकारों को पेंशन नहीं है, उनके कला को उनका अभिनंदन करते हुए, उनकी सराहना करते हुए गवर्नमेंट की तरफ से ये मानधन है, मान देते हुए उनको कुछ आर्थिक सहयोग दिया जा रहा है। ये पेंशन नहीं है, ये मानधन है। तो ये कलाकारों को मानधन देने का काम ये कमेटी के थ्रू जो है ये किया जाता है। ये थे हमारे साथ साहित्यिक और कलावंतों के अध्यक्ष हमारे परभनी ज़िले से अशोक जी जोंदड़े, जिन्होंने पूरी जानकारी दी हमारे कलाकारों को कि भाई आप जो तो दिसंबर जनवरी के दरमियान आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। और अपील ये बात की है उन्होंने, ख़ास तौर पे हम उन कलाकारों के संगठनों को बोलेंगे कि उन संगठनों ने अब महाराष्ट्र शासन से अपनी अपील करनी चाहिए कि हमारे कलाकारों की वृद्धि की जाए। जहाँ पर 100 है 150 की अनुमति दी जाए या फिर 200 की अनुमति दी जाए, क्योंकि एक विधानसभा में 2.5 लाख से 3 लाख तक पब्लिक रहती है वोटरों की। उसमें अगर से हम सोचा जाए, अगर से 150 भी अगर से आदमी पकड़े जाए रहे कलाकार, तो ये कुछ भी नहीं हो रहा, 0 बजट में आ रहा है। तो इस पर प्रशासन भी मानेगा, ये बात उतनी ही तय है। हमारे आज की मुलाकात को आप किस तरह देख रहे हैं, इसके लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.